हेलो प्यारे बच्चे। मैं आप सभी के सामने सुधीर, और बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच इटरनल लव और सपोर्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 18 अक्टूबर को एग्जाम है एयरफोर्स का, और बच्चा बहुत कंफ्यूज है। आज मैं बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर आप सभी के डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो भाई, सब लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। किसी को कोई भी आपत्ति है मेरे वीडियो से, बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बहुत सारे 90% ऑफ द बच्चे बहुत फॉलो कर रहे हैं, मुझे देखते हैं, इसलिए उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। 10% के लिए मुझे कुछ नहीं कहना, आप चैनल से हट जाइए जिनको भी आपत्ति है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बताने जा रहा हूँ, लास्ट के आज से 55 डेज, वैसे 56 दिन बचे हैं, 55 डेज बचे हैं। बच्चे बहुत सारी गलती करेंगे और कर रहे हैं। अभी तैयारी करने में वो केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और लास्ट में उन्हें समझ में आएगा कि यार पता ही नहीं चला क्या हो गया, ये क्या हुआ, मैं पेपर देने गया और वहां टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। कैसे तैयारी करनी है अभी से, किस तरह से अभी से तैयारी करनी होगी, और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है पढ़ने की, वो आज मैं बिल्कुल आपके सामने डिटेल में हर सब्जेक्ट के साथ, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए मैं आज बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज से 55 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से सुननी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास केवल आज से 55 दिन है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। सामने आपके स्टडी टेबल के आगे लगा रहना चाहिए एक एक दिन कि कितने दिन मेरे बचे हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट पर मेरी पकड़ सबसे बेकार है, मुझे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रागा हो, चाहे वो फिजिक्स हो, और चाहे वो एक्स ग्रुप का टेक्निकल मैथ की बात की जाए। प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग गलती करेंगे, सबसे बड़ी गलती, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका या तो एक्स अच्छा है और या बाई बेकार है, या जिनका बाई अच्छा है लेकिन एक्स बेकार है, फिर भी वो दोनों की तैयारी करते रहेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद तुक्के से किसी में भी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, आज ही ये डिसाइड करिए कि एक्स की तैयारी करनी है या बाई की करनी है। यदि अभी तक आपने एक्स और वाई दोनों को पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज आपकी मास्टरी किस में है, आपकी अच्छी पकड़ किस में है, आप मेनली किस पर फोकस्ड हैं, उस पर करिए। नहीं तो ना एक्स निकल पाएगा ना बाई निकल पाएगा, मैं गारंटीड ये बात बोल रहा हूं। और ये बहुत बच्चों के साथ हुआ है, जब कॉल पर या वो फेज सेकंड के लिए मेरे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि सर एक बार मैं फेल हुआ क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी बहुत ज्यादा। कल या परसों से आपके लिए बहुत ही दमदार कंटेंट लेकर आ रहा हूं, आप फॉलो कर लीजिए आज ही। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल या परसों से ही आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एक्स और वाई दोनों से रिलेटेड। मैं पूरा एक्स इंग्लिश का कवर कराऊंगा कंप्लीट, पैसेज से लेके वोकेबलरी से लेके और ग्रामेटिकल पोर्शन, याद रखिएगा इस बात का। और पहले की भी पैसेज पढ़े हुए हैं, वोकेबलरी ग्रामर पढ़ी हुई है, उसको भी एक बार देख लिया जाए। एक्स और वाई आज डिसाइड करना पड़ेगा प्लीज। ये एक्स और वाई बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, याद रखना। जिनकी पकड़ दोनों पर बहुत अच्छी है कि सर मैं एक्स को भी कर लूंगा बाई को भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा आप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हल्का भी थोड़ा भी कोई डाउट है कि सर मुझे एक्स में ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल जीरो है, तो यार प्लीज तैयारी को छोड़ दीजिए। आपको एक्स और वाई दोनों में से डिसाइड करना होगा कि फाइनली अब मुझे इस पर फोकस करना है। एक्स पर अच्छी पकड़ है तो बाई को पूरी तरह छोड़ दो, और बाई पर अच्छी पकड़ है तो प्लीज एक्स को छोड़ दो, नहीं तो आप सीधे पतन में जा रहे हो, डूब रहे हो, कुछ भी होने वाला नहीं है। और स्पेशली ये उन बच्चों की बात मैं करता हूं जो पहली बार किसी एग्जाम को या एयरफोर्स के एग्जाम को देने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में तो सबको पता ही होगा, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आती है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। बाई ग्रुप के भी हमें पता होता है कि सर रागा रागा के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, याद रखना, मैं पिछले लगातार 5 से 6 इनटेक की बात करूं तो फिजिक्स हमेशा टफ आती है, इस बात को समझ लीजिएगा।
यार आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं है, आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो देखिए, उनके कमेंट देखिए, या फिर बच्चों से पूछ लीजिए कि बिल्कुल एक्यूरेट मैं क्या क्या बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा हूँ कि उसमें क्या दिक्कत आने वाली है आपको, जो अभी आपको नहीं लग रही होगी। फिजिक्स भले ही आपके नंबर अभी अच्छे आ रहे होंगे कि सर मेरी बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन पेपर ऐसा आएगा ना, कंसेप्चुअल पेपर, याद रखना न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आएगा ही नहीं, पूरा पूरा थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर आएगा फिजिक्स का। एक से दो और मुश्किल से दो से तीन न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे डायरेक्टली, बाकी का पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर होगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। मैंने बहुत पढ़ा था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़िए मत, मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और आपको स्कोरिंग भी मैं ये मान के चल रहा हूं, अभी आगे बता दूंगा कि कितना स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट में, आपको कितना लेकर चलना है। फिजिक्स टफ रहा है हमेशा, याद रखिए, कभी मॉडरेट लेवल भी नहीं आया, बल मॉडरेट लेवल भी नहीं आया, हमेशा टफ रहा है। उतने हल्के में मत लेना जितना अभी आपको लग रहा होगा। याद रखें, जैसे टीचर आपको पढ़ाएगा ना, जो भी टीचर, जैसे जब भी कोई आप एग्जाम देने जाते हो, आपको लगता है सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब वहां देने जाते हो आपकी हालत खराब हो जाती है कि ये क्या हुआ, कहीं से पता ही नहीं चला कहां से आ गया पेपर। इसी तरह आपके साथ फिजिक्स में होगा, 100% मैं अभी से ये बात बोल रहा हूं। इसलिए प्लीज इसको पढ़िए, उतना ही पढ़िए, और प्लस के रिलीवेंट अच्छे टीचर्स के साथ पढ़िए। मैं टीचरों के नाम भी सजेस्ट कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए, RS सर हो गए, बेस्ट टीचर हैं। और स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, एयरफोर्स की फिजिक्स के लिए, बाकी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एयरफोर्स के फिजिक्स के लिए RS सर ठीक है, अच्छे टीचर है। यहां मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टेक्निकल में मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, याद रखिए। आप नंबर बना सकते हो इसमें, बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहेगा, याद रखना, मॉडरेट लेवल इसमें। लेकिन क्या दिक्कत आने वाली है, जो 90% बच्चों को आई है, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटिव पेपर आएगा, याद रखिएगा। क्या होगा इसके साथ में, मैं पिछले 5 इंटेक की बात बता रहा हूं, याद रखना, किसी एक इंटेक की बात नहीं, शायद कोई टीचर आपको ये बात बताए। मैथ हमेशा बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है, लेकिन हमेशा ये बात बोली है कि सर मॉडरेट टू हाई लेवल रहा, और सबसे प्रॉब्लम हुई मैथ में क्या, सर कैलकुलेटिव की वजह से टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया, मैं मुश्किल से 10 क्वेश्चन कर पाया मैथ में। वो क्वेश्चन तो सारे सही किए 10, लेकिन 25 में से केवल 10 क्वेश्चन ही हो पाए, और पूरा टाइम चला गया। 25 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हो पाए सर, पूरा टाइम चला गया। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए मैं यहाँ एक वर्ड की बात करूंगा अभी आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, प्रैक्टिस नहीं करी आपने, आप सीधे, आपकी तैयारी वेस्ट जा रही है, पूरी याद रखना। और उसका नाम होता है मॉक टेस्ट। यदि आपने टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है तो आप बहुत बेवकूफी कर रहे हैं, तैयारी के साथ मजाक कर रहे हैं, याद रखना। मैथ्स स्कोर तो कर लोगे, लेकिन कैलकुलेटिव आएगा, और इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। यहां टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी, याद रखना। किस किस सब्जेक्ट में आएगी वो भी बताऊंगा। ये 90% बच्चों ने पिछली बार मुझे कमेंट में, रिव्यू में बताया कि सर मैथ में ये दिक्कत आई। और सर एक और इंपॉर्टेंट, यहां यार मैं बाई ग्रुप की बात, एक और चीज भूल गए हम लोग, इंग्लिश। इंग्लिश याद रखना, एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो या बाई ग्रुप की हो, अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इस सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ी मदद करेगा प्यारे बच्चे, बहुत बड़ी। यही वो अकेला सब्जेक्ट है जिसमें 20+ भी बच्चों के आए नॉर्मलाइजेशन के साथ। कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 20 से ज्यादा कैसे आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, एक वर्ड का नाम सुना होगा, एयरफोर्स में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पर कट ऑफ बनती है। अभी किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा फिर से कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। जो भी आपकी कमेंट हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं सभी के कॉल नहीं किए जा सकते, दिन में 500 कॉल पिक नहीं किए जा सकते। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी आपकी क्वेरी है, आप उन क्वेरीज को कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर सटीक जानकारी के साथ। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है, बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। 20+, 18+, 15+ इजिली लाए जा सकते हैं। कैसे लाने हैं इंग्लिश में वो आगे अगले वीडियो में बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। और सर रागा के साथ भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अभी तो आपको मजा आ रहा होगा कि सर 30 में से मेरे 25 सही जा रहे हैं, 29 सही जा रहे हैं, पेपर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप 90% बच्चों ने ये बात बोली कि सर टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया। क्वेश्चन का लेवल बेटा बहुत अच्छा लेवल होगा, याद रखना। जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हो वो देख लीजिए एक बार लेवल कैसा है उसका।
अब एयरफोर्स बाई ग्रुप का पेपर ऐसा नहीं रहा जो पहले आता था 5 साल पहले। पेपर का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल काफी बढ़ गया है और इसीलिए बच्चे रागा में 98% बच्चों को यह तकलीफ हुई। पिछले वीडियो में जब मैंने रिव्यू दिया था उसके कमेंट पढ़ लो एक बार और वो आपको पता चल जाएगा। एक ही बच्चे दिक्कत कहेंगे कि सर रागा में टाइम मैनेज ही नहीं हुआ, सर मैं केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, सर मैं केवल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। बहुत बड़ी समस्या है रागा के साथ भी। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी अभी बताने वाला हूं, पहले वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, बहुत कुछ इररिलेवेंट पढ़ते रहेंगे। इररिलेवेंट किसे कहते हैं? नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, नॉट टू द पॉइंट। टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। फिजिक्स की मैराथन अभी से मैराथन लेना शुरू कर दिया, इंग्लिश की मैराथन 18-18 घंटे। अरे क्या कर रहे हो भाई? मुश्किल से 50 से 60 घंटे की तो कंप्लीट इंग्लिश है एयरफोर्स की, और तुम मैराथन लिए जा रहे हो 55 दिन पहले 20-20 घंटे की, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे। बहुत रिलीवेंट स्टडी करनी है, सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लीजिएगा, एक एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो या बाई ग्रुप की, और प्लीज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना। ये बच्चा नहीं, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ये टीचर बहुत डेविएट कर रहे हैं बच्चों को बहुत ज्यादा। उतना ज्यादा पढ़ा के या उतना ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों का लेवल जो आना है वो ना करा के, बल्कि हाई या लो करा के बच्चा पूरी तरह डेविएट हो रहा है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता। इसलिए प्लीज सिलेबस याद रखना, रिलीवेंट स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को निकालिए उसके अकॉर्डिंग, और रोजाना क्या करना है, रोजाना की आदत बना लीजिए। रोजाना की आदत बना लीजिए कि भैया पहले कंसेप्ट को पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसका शाम को रिवीजन करना होगा, इतना जल्दी वो समझ में नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। और उसके बाद बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट। पूरे दिन में जब भी आप पढ़ रहे हो, मैं हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट प्लीज 1 से 1.5 घंटे आप कंसेप्ट को पढ़ा। मान लो किसी टीचर से आपने 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ी, लेकिन ये मत सोचना कि खाली टीचर से पढ़ी बस हो गया, दिमाग में एक बार आ गई, अगले शाम को 1.5 घंटे प्रॉपर उसका रिवीजन करना है, और ये रोजाना होना है। रोजाना आपको रिवीजन, दीज आर द मास्टर की, जो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे क्या पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और पीछे का पूरा स्किप होता जा रहा है, भूलते जा रहे हैं। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा, जो पहले दिन क्या पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो अच्छा था, अब सब कुछ गायब हो चुका है। सर मैं लास्ट टाइम पर रिवीजन ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस हो चुका होगा। इसलिए प्लीज लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, रोजाना उनको रिवाइज करना है। पहले पेज को भी लास्ट वाले दिन तक रिवाइज करते रहना है, याद रखना। हर सब्जेक्ट की बात मैं बता रहा हूं। और यदि आप आज से या आपने अभी मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। 100 मॉक टेस्ट, 100 से 150 मॉक टेस्ट इंग्लिश के मैं कल या परसों से शुरू करूंगा। टाइम बता दिया जाएगा कितने बजे हुआ करेंगे। एक्यूरेट मॉक टेस्ट, अच्छा लेवल। यार केवल 150 मॉक टेस्ट आपने इंग्लिश के वो लगा लिया, मैं गारंटी कह रहा हूं 20 में से 15 डिट्टो क्वेश्चन आपको नहीं मिले, तो जो आप कहेंगे मैं वो करने को रेडी। और ये बात मैं रिकॉर्ड कर लीजिए, पिछली बार भी बच्चों के नंबर इतने ही, नंबर की नहीं कह रहा मैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे चाहे किसी के भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, बस वो रिलीवेंट होने चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, कैसे टाइम को मैनेज करना है। नेगेटिव मार्किंग को छोड़ के मैं कितने पानी में हूं, कितना मेरा स्कोर आ रहा है, कितने पानी में हूं, एक्चुअली मेरी क्या औकात है, अभी तैयारी के हिसाब से मैं किस लेवल पर हूं। सो प्यारे बच्चे, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार मैं इस बात को हमेशा से बोलता रहा हूं, मॉक टेस्ट वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्कोरिंग। याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेक्शनल कट ऑफ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट को फोकस करना होगा। हर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पेपर में सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाली है और ओवरऑल कट ऑफ भी होने वाली है, समझ लीजिए आप।
ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ दोनों होने वाली हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है भाई, बिल्कुल क्लियर, कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर स्पेशल ध्यान देना होगा, याद रखना, उस पर बिल्कुल क्या देना होगा, स्पेशल ध्यान देना होगा। सेक्शनल कट ऑफ होने वाली है सर, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है हर सब्जेक्ट में आपको पास होना है और उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ आपको बनानी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपके हिसाब से ये बता दीजिए कितना स्कोर बेस्ट रहेगा इंग्लिश में। याद रखिए आपको टारगेट बना के चलना होगा, 15 प्लस नंबर का चलना ही होगा। इंग्लिश में 15 प्लस स्कोर आपको चलना ही होगा, लेकर आना ही है। अदरवाइज मैं बहुत रिलीवेंट बता रहा हूं, ये ज्यादा नहीं है, मैं उतना बता रहा हूं जितना कि आप इजिली अचीव कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर होगा बिल्कुल फाइनल तक। आप याद रखिएगा आपको इंग्लिश में 15 प्लस का टारगेट लेके चलना है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। रागा में आपको 23 से लेके 26 इतना आप बनाना पड़ेगा, याद रखना। ये उतना आसान नहीं है जितना सब बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे तो 29 आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन पेपर में और अभी में बहुत अंतर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं जानते, अब ये सब चीजों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। रागा 23 से 26 बहुत बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना स्कोर बना के चलना है। मैथ का टारगेट आपको 15 प्लस लेके चलना है और फिजिक्स का लेवल टफ रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। 15 प्लस आप ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं 10 से 12 का स्कोर भी आप एक्यूरेट लेके आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिजिक्स में याद रखना क्वेश्चन वही करना जो आपको 100% सॉलिड हो, नहीं तो नेगेटिव के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाए। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ भी है, याद रखना। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है इसलिए तुक्का नहीं मार सकते, नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। याद रखना जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म है उन्हीं को आपको सॉल्व करना है, नहीं तो आपको सही क्वेश्चन और चले जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है, ये अच्छी बात है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सर, ये मैं अलग वीडियोस में समझा दूंगा। शिफ्ट का लेवल क्या है, किसी भी शिफ्ट का लेवल, दो शिफ्ट का लेवल क्या है। एक बच्चे की शिफ्ट का लेवल टफ है, एक का आसान है, तो दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए टफ शिफ्ट वाले बच्चे को नंबर दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि उसका पेपर का। इसीलिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर ही बनेगी। जो आपकी कट ऑफ बनेगी प्यारे बच्चे, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर ही बनेगी, याद रखना। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स के आधार पर नहीं बनेगी। और टाइम मैनेजमेंट, जो मैं कई बार आपको ये बात बार बार कर रहा हूं, इस बात को, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी एक ही चीज से पता चल पाएगी। यदि आप अभी से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो पेपर का लेवल कैसा आता है ये डिसाइड करेगा कि आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किस शिफ्ट के बच्चों को मिलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन डिसाइड होता है पेपर का लेवल, एग्जाम की शिफ्ट का लेवल कैसा है, किस दिन कैसा पेपर आया है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन डिसाइड होता है। और पिछली बार की कट ऑफ आपको पता चल जानी चाहिए और उससे एक आइडिया हो जाना चाहिए कि मुझे क्या स्कोर लेके आना है। एयरफोर्स की पिछली बार की, ये रिटन की कट ऑफ मैं बता रहा हूं। ये प्री एग्जाम की जो कट ऑफ है वो क्या गई थी, प्री एग्जाम की कट ऑफ क्या रही थी। एक्स ग्रुप की कट ऑफ लड़कों की 22 नंबर थी, एक्स ग्रुप की कट ऑफ 22, और बाई ग्रुप की कट ऑफ 34.75। बाई की हमेशा ज्यादा जाती है, एक्स की कम होती है, क्योंकि बाई की वैकेंसी बहुत कम होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्स ग्रुप की कट ऑफ 22 नंबर, बाई ग्रुप की 34.75। ये पिछली बार की बात कर रहा हूं, कौन से इंटेक की बात कर रहा हूं, 01 2025, 2025 की बात कर रहा हूं। और यदि मैं गर्ल्स की बात करूं तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ थी वो 22 थी सेम लड़कों के, और बाई ग्रुप की जो कट ऑफ थी वो 33 थी। ये केवल रिटन की कट ऑफ है, अभी इनकी पीएसएल आने वाली है, मेडिकल चल रहे हैं, उसके बाद कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ने वाली, कितनी बढ़ेगी उसके लिए मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं अच्छे डेटा के साथ में। सो वीडियो प्लीज यहां तक यदि आप देख रहे हैं तो कैसा लगा, थैंक यू सो मच। और 1% भी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बच्चों से, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे जय हिंद चाहिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।